हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस की इस वंडरफुल चैनल पर। और आज हमारे साथ और एक टॉपर जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है सीएसआर एग्जामिनेशन में, जूनियर रिसर्च फेलो। एंड जान लेते हैं कि इनको कौन से फील्ड में रिसर्च करनी है, क्या करना है आगे जाके, रिसर्च ही करना है या एकेडमिक्स में जाना है, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, कौन सी डिफिकल्टीज आई एंड कैसे इन्होंने टैकल किया। ये सारी चीज़ें, ये सारा एक्सपीरियंस इनसे हम आज लेने वाले हैं, सुनने वाले हैं। एंड ये हिमाचल से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते, तो प्लीज़ आपका परिचय दीजिए हम और हमारे व्यूवर्स को। मेरा नाम परीक्षित सहोत्रा है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैंने अपना जो मास्टर्स है जूलॉजी में की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से। और जो मेरा आगे का गोल है, किस चीज़ में मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, मेरा मास्टर्स से ही जुड़ा हुआ है। जो मैंने डिसर्टेशन की, बेसिकली मेरी जो डिसर्टेशन थी वो थी एनिमल सेल कल्चर में, जहाँ पे हम कैंसर सेल्स पे वर्क करते हैं। तो जो मेरी जो स्किल्स हैं वो थोड़ा फील्ड में ज़्यादा है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसी में ही आगे परस्यू करूँ। ओके, सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट ब्रिंग्स यू टुवर्ड्स द सीएसआईआर, तो आपका आंसर रहेगा रिसर्च, राइट? यस सर। क्यों डेवलप्ड हुआ रिसर्च का ये पैशन आपके अंदर? सर, ये जो पैशन है ये मेरा बीएससी से शुरुआत हुई है इसकी। मैं हिमाचल के मिरपुर से हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा रिसर्च का ये होता नहीं है, सराउंडिंग्स नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है वैसा। बट मैं डीयू से मैंने बीएससी की है, तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स थे, जो मेरे साथ के कलीग्स थे, उनका मैंने माइंडसेट देखा, तो मुझे जानकारी मिली कि ये भी एक अच्छा फील्ड है। प्रोफेशन हो सकता है जी। तो बस मैंने वहाँ पे ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी, वर्कशॉप लेता था, सेमिनार लेता था। तो वहीं से मेरा जो एक रुचि है वो इस फील्ड में आ कि मुझे रिसर्च करना था। और जी सर, मेरा आगे यही सब चीज़ें करते करते मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बन गया। तो आपने कहा कि आपका मास्टर्स जूलॉजी से है, राइट? जी सर। तो कैसे फायदे मिलते हैं जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स को अगर वो सीएसआर का प्रिपरेशन करें, और उसका ही काउंटर में उसके थोड़े चैलेंजेस भी बता देना। ठीक है सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं जूलॉजी में, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि साथ में बीएड ले लेते हैं। तो बीएड करने से क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल लेवल हम्म। पे। बट मुझे नहीं करना था ये। मुझे कॉलेज लाइफ में मतलब कॉलेज में पढ़ाना था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना था। तो उसके लिए जो हम साइंस फील्ड के बच्चे हैं, उसके लिए सीएसआईआर लाइफ साइंस करके एग्जाम होता है। और ये एग्जाम हमको नेट प्रोवाइड करता है, लेक्चरशिप प्रोवाइड करता है, जो कि हम आगे पढ़ा सकते हैं। और ये साथ में जेआरएफ प्रोवाइड करता है पीएचडी के लिए। ये हमको एक स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है, जो हमारा जो खुद के एक्सपेंसेस होते हैं वो उसको कवर करने हैं। तो अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है और आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, तो आप लेक्चरशिप ले सकते हैं और आप पढ़ा सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। बट आपकी कोई प्रमोशन नहीं होती है। हम्म। तो आपको प्रमोशन भी पीएचडी चाहिए होगी। और हर कोई चाहता है कि आगे लाइफ में कुछ बढ़ेगी, एक जगह तो हम रह नहीं सकते हैं। तो जो पीएचडी है वो मस्ट है आगे प्रोफेसर बनने के लिए। तो और जो यहाँ पे क्राइटेरिया है इंडिया में पीएचडी में लेने का, वो मेन क्राइटेरिया है कि आपके पास जेआरएफ होना चाहिए। या तो सीएसआईआर का हो, या डीबीटी का हो, आईसीएमआर का हो, कोई भी जेआरएफ हो, उनको एक चाहिए। तो ये एक मस्ट है हमारे लिए, जो अब आगे रिसर्च या फिर प्रोफेशनल लाइफ में जाना। तो ये बात हो गई करियर की, ठीक है ना? अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा तो क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिलते हैं जूलॉजी और सिलेबस की? जूलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि सीएसआईआर से अराउंड 80% या 90% बोलूँगा कि सिमिलर है। सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी को आप निकाल दें, तो आपका सब सिलेबस जो है वो सेम फिजियोलॉजी के साथ, तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिलती है। और ये जो भी यूनिवर्सिटीज में सिलेबस बनाया जाता है, तो
CSIR के सिलेबस को देख के ही बनाया जाता है। तो ये आपकी अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपके साथ मैच करेगा ये जो सिलेबस है, जो आप प्रिपरेशन करोगे। नाइस, बढ़िया। एंड ऐसा कुछ जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, ऐसे कुछ चैलेंजिंग यूनिट या फिर कुछ टॉपिक्स थे बहुत चैलेंजिंग लगते थे आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं घर से प्रिपरेशन करता हूँ, तो घर पे बहुत मुश्किल होती है प्रिपरेशन करना, बहुत कुछ चलता रहता है। अगर आप अच्छी फैमिली से हो तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप नॉर्मल कॉमन मिडिल मैन फैमिली से हो तो आपको रिश्तेदार आते हैं, आपको जाना पड़ता है, यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ चला रहता है। तो एक तो सबसे मेन चैलेंज यही है। और दूसरा चैलेंज ये है कि अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है, लाइव क्लास, तो आप उसको कवर करने में मुश्किल होती है, क्योंकि एक क्लास जो है वो अराउंड 12 आवर्स की होती है और आपको डेली का नोट्स बनाने पड़ते हैं, आपको रिवाइज करना पड़ता है, आपको क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने पड़ते हैं। अगर आपने एक क्लास मिस कर दी तो आपका वो फाइनल होता है, मुश्किल होता है। एक तो ये चैलेंज है। बाकी सिलेबस है, इसमें कोई चैलेंज नहीं। आप पढ़ते रहोगे एक साथ, मतलब कि आप पूरा सिलेबस आप अगर आप कंप्लीट करोगे तो आपको सब समझ में आता है। स्टार्टिंग आपको दिक्कत आ सकती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है चीजें कैसे वर्क होगी। बट अगर आप जो हमारे बेसिक जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मोल बायो हुआ, सेल हुआ, बायोकेमिस्ट्री हुआ, जेनेटिक्स हुआ, अगर आप ये जो यूनिट्स हैं अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके लिए जो बाकी के जो यूनिट्स हैं बहुत ईजी कवर कर सकते हो। आपको समझ में आ जाएगी सब चीज़ कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर रही है, इससे क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है। तो ये जो 13 यूनिट्स हैं वो लिमिट है, बेसिक यूनिट्स हैं। अच्छा, मतलब आपको कुछ पढ़ने में कुछ तकलीफ नहीं थी, बस कंटिन्यूटी रखने में, वो पेस मेंटेन करने में चैलेंजेस आते थे। जी, सिलेबस को कवर करने में चैलेंजेस था मेरे लिए। बाकी क्योंकि पढ़ाते बहुत अच्छा है आईएफएस वाले, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, आपको सब समझ में आएगा। बट ये है कि आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है, आपको गैप नहीं लगना है, आपको प्रोसेस में बिलीव करना है। यस, एग्जैक्टली। आपको प्रोसेस में बिलीव करना है और सब आपको समझ में आएगा। जब आप एग्जाम देने जाते हैं आपके दिमाग के सामने सब आंसर्स उपलब्ध हो जाएंगे जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट, तो ये हो जाता है। राइट, वेरी राइट, बहुत सही आपने ये बात की है। एंड अगर मैं कहूँ कि ये एग्ज़ाम को आपके लाइफ से मैं हटा दूँ, इस बार वाली आपको फिर से देना है, तो ऐसे कौन से चेंजेस आप करोगे आपके प्रिपरेशन में, या फिर यू आर द बेस्ट इन यूर प्रिपेयरिंग? नो सर, आई एम नॉट द बेस्ट, बट मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। पीवाईक्यूज मैंने अच्छे से नहीं किए हैं, तो ये मेरे लिए वो है। मुझे चैलेंजिंग था मेरे लिए कि टाइम मैनेजमेंट। मैंने सी पार्ट में बहुत टाइम दिया था इस बार जो मैंने, तो सर मुझे यही इस बार अगर मुझे रैंक अच्छी ला रही है, जो कि मेरी है नहीं इस बार अच्छी रैंक, बट स्टिल मुझे अगर अच्छी रैंक ला रही है तो मुझे टाइम मैनेजमेंट पीवाईक्यू ये सब अच्छे से करना है। ये आपके हिसाब से आपकी रैंक अच्छी नहीं है, बट बहुत लोगों को ये इंस्पिरेशन की तरह हो सकता है ना, क्योंकि आपने बहुत बात सही कही है कि अकेले पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हार्ड हो जाता है। क्योंकि जब आप लोगों के साथ पढ़ते हो, ऑफलाइन में आके पढ़ते हो, तो एक पीयर प्रेशर होता है कि भैया इसके 8 यूनिट हो गए, मेरे 6 ही हो गए, 5 ही हो गए। बट जब आप अकेले पढ़ते हो, आप अकेले ही अपने राजा हो, आपकी कंपटीशन आपके खुद से है ना। अगर आपको पढ़ना तो आप पढ़ो, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ो, खुद से एक मोटिवेशन आपको मेंटेन करना होता है। जो आप खुद से पढ़ते हो घर पे बैठ के, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो आपने कहा कि रैंक अच्छी नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है कि कम रैंक वालों को कम फेलोशिप मिलती है, ज़्यादा फेलोशिप नहीं मिलती। इट्स एन अचीवमेंट, सबका अपना एक क्या बोलेंगे उसको, एक माइलस्टोन होता है, एक लिमिट सेट होती है कि भैया मुझे इसके ऊपर जाना है, तो ये तो पर्टिकुलर है। बट कोई भी बात नहीं, ये बहुत अच्छा है, आपने इसको टारगेट किया है, और टारगेट करने के साथ साथ क्रैक भी किया है। अगर मैं थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में बात कर लूँ, ए, बी एंड सी, तो सबसे पहले आपने किसको अप्रोच किया एंड उसके पीछे का कारण क्या है? सर मैंने सबसे पहले पार्ट सी को अप्रोच किया है, फिर मैंने बी को किया था और लास्ट में किया, जो कि ये बेसिक स्ट्रेटजी होती है सभी। राइट, सी से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सी एक बहुत लेंथी है, 75 क्वेश्चंस है, तो कवर करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप इसमें कुछ स्ट्रेटजीज अपनाते हो कि जैसे पहले मल्टीपल
या दूसरे मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले कर रहे हो, अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी कर रहे हो तो ठीक है। बट अगर आप एक एक क्वेश्चन को आगे बढ़ रहे हो, देख रहे हो कि क्या है, आता है नहीं आता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप पार्ट सी को पहले करिए। फिर उसके बाद पार्ट बी है, आप पार्ट बी में क्या कर सकते हो कि आपको आता है ठीक है, नहीं आता है तो उसको देखिए, देखिए मतलब पढ़िए उसको, नहीं आता है छोड़िए, आगे चलो। आपको इतना नहीं सोचना है कि मैं इसको दिमाग लगाता हूँ इस क्वेश्चन पे, क्योंकि पार्ट बी है, 50 क्वेश्चन है उसमें से आपको 35 करना। तो आप उसमें से भी, अगर मैं जो मेरी स्ट्रेटजी थी उसमें मैंने क्या सोच के रखा था कि मैं 20 से 25 क्वेश्चन करूंगा पार्ट बी से, तो मुझे मेरे पास बहुत है ऑप्शंस, मैं स्किप कर सकता हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो मुझे आते थे मैंने किए, जो नहीं आते थे बिल्कुल खराब था तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने पार्ट ए है उसमें से मैंने चूज किए थे 5 to 7 क्वेश्चन, क्योंकि इतने क्वेश्चन आप मतलब बेसिक एप्टीट्यूड से अपने कर सकते हो। वीडियोस में बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि कर सकते हो, बट एक्चुअली आप कर सकते हो। आप अगर राइट। आप उन पे दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो आप सब इजीली कर सकते बहुत सारे क्वेश्चन आपके लॉजिक से भी निकलते हैं, फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं होती है। राइट। हो। और पार्ट सी से आप क्या कर सकते हो, पार्ट सी से 23 to 25 क्वेश्चंस कर सकते हो, जो कि आपके अराउंड 90 प्लस मार्क्स ले आ सकते हैं आराम से। और आप पार्ट बी से अगर 20 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो 40 मार्क्स वहां से आप ऐड हो रहे हैं, और 10 मार्क्स अगर आप पार्ट ए से ले आ रहे हो तो आपके पास 20 मार्क्स है, राइट। जो कि एक बहुत अच्छा मार्क्स है टॉप 1 ले आने के लिए। तो मतलब आपने बहुत कैलकुलेटिवली इसको सोचा है कि कैसे कहाँ से मुझे ज़्यादा मार्क मिल सकते हैं, कहाँ वेटेज है वगैरह। एंड आपका ये मैं समरी निकालूं कि हाफ नॉलेज वाले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसको टिक नहीं करना है ना। कभी कभी क्या होता है, आप पढ़ लेते हो बट उतना डिटेल में आपको उसके बारे में पता नहीं होता, फिर भी आप एक सिमिलैरिटी देख के कुछ पहचाना पहचाना सा लग के वहाँ पे टाइम लगा के कुछ भी टिक करके आ जाते हो। राइट, ये थोड़ा हानिकारक हो जाता है। सर इसमें ऐसा है ना कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। राइट राइट। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक लिमिटेड है कि हमको इतना करना ही करना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस से तो आप बहुत अच्छा मार्क्स ले आ सकते हो एग्जैक्टली। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से। तो क्यों आप मतलब गलती हाँ, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, सिलेक्ट करने से ज्यादा छोड़ने कौन से है ये इस पे ध्यान देना चाहिए। राइट, जितने सिलेक्ट करने हैं उससे पहले 50 आपको लीव करने हैं, है ना, तो वो उस पे ध्यान देना चाहिए। राइट, वेरी राइट। एंड एट द एंड क्या कहना चाहोगे आपकी तरफ से हमारे जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप पढ़ोगे, अगर आपका कुछ नहीं रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, तो आप घबराएं नहीं और उदास भी ना हो। जो भी आप पढ़ते हो वो कहीं वेस्ट नहीं जाता है। जो भी आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं आपके काम है। राइट। और जो भगवान है वो आपकी जो मेहनत है वो रखेगा नहीं, वो हमेशा आपको देगा। तो आप विश्वास रखें अपनी जर्नी पे, पढ़ाई पे, बस आप पढ़ें और बिल्कुल सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी और डरना नहीं है। ये जो हम मैंने स्ट्रेटजी बताई थी आपको कि मैंने ये 20 क्वेश्चन ऐसे वैसे, तो ये मैंने इसलिए बनाई थी ताकि मुझे थोड़ा पीछे घबराहट हो एग्जाम से पहले, तो खुद को दिलासा देने के लिए कि देखो इतने सारे क्वेश्चन हैं, मुझे सिर्फ इतने ही करने हैं सॉल्व। तो इससे ऐसा होता है कि खुद का कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो ये जो स्ट्रेटजी थी वो खुद को एक मोटिवेशन देने के लिए, और आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो किसी भी चीज से। एग्जैक्टली। मेरा यही है सभी के लिए मैसेज। बहुत बहुत बढ़िया बात की है आपने। एंड जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलेगा आपके इस स्ट्रैटेजीज से, प्रिपरेशन जर्नी की तरफ से। एंड आई होप जो भी आप आगे रिसर्च करोगे इतने ही डेडिकेशन के साथ करोगे। एंड बहुत 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 बधाई हो आपको अभी इस रिजल्ट के लिए एंड आगे आने वाले आपके सुंदर भविष्य के लिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। ओके।